जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को, एमएनएस को ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे क्यों दी जाती है, एमएनएस की ज्यादा पेंशन क्यों है, सैलरी अलाउंसेस ज्यादा क्यों है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो ग्रेड पे है वो है 5400 और बल्कि होना चाहिए 4600, लेवल 7। तो दोस्तों सरकार की कुछ गाइडलाइन है, सरकार के कुछ रूल्स हैं एमएनएस की मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, पेंशन के बारे में। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सरकारी पेपर में खुशखबरी बांटी जा रही है कि सरकार डीए 55% करने वाली है, 2% की बढ़ोतरी होने वाली है। खुशियां बांटी जा रही है, पेंशनर्स भी काफी खुश हो रहे हैं। सब पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशनर की बात कर रहा हूं। क्यों खुशियां बांटी जा रही है, क्या खबर है इसके बारे में, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एचआर ब्रेकिंग न्यूज की खबर, 18 महीने के डीए एरियर पे। यानी दोस्तों 3 किस्तों में आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा, ऐसा इस खबर में बताया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, इनकी खबर के बारे में कुछ खुलासा करूंगा मैं। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, अगर सरकार एएफटी के निर्णय को चैलेंज करती है तो पेंशनर से अपील करी जाती है वकीलों की कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, तब आपको आपका हक मिल जाएगा। क्या है लेटेस्ट जानकारी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, सरकार का कहना मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस एक ऑफिसर रैंक है। सरकार मानती है कि एमएनएस एक ऑफिसर रैंक है। जिस टाइम इनकी भर्ती करी जाती है तो दोस्तों वो भी कोई ना कोई एग्जामिनेशन पास करती है नर्सिंग सर्विस का, तो इस वजह से सरकार मानती है कि एमएनएस एक ऑफिसर रैंक है। जिनका ग्रेड पे 5400 है, 5400 ग्रेड पे यहां पे मानती है सरकार कि एमएनएस को 5400 ग्रेड पे दे रखा है। और किस पे लेवल का, 15600 से 3900, ये है दोस्तों इनका पे स्केल। और लेवल 10 है इनका, एमएनएस का 7 सीपीसी का जो पे लेवल है वो है लेवल 10, यानी एक ऑनरी लेफ्टिनेंट के समान आर्मी में। अब दोस्तों सरकार कहती है कि इस वजह से इनकी सैलरी ज्यादा है, पेंशन ज्यादा है, और जो भत्ते हैं, जो इनको भत्ते मिलते हैं एमएनएस को, वो ज्यादा है। मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा है, यानी 10,400 या फिर 10,800 के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर आप हकीकत जाने, रियलिटी जाने, तो एक एमएनएस का जो ग्रेड पे होना चाहिए वो होना चाहिए 4600, यानी एक सूबेदार के समान, लेवल 7 ये होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इनको 4600 ग्रेड पे दिया जाता है तो जो अभी ये पेंशन ले रही हैं, जो अभी ये सैलरी ले रही हैं, इससे कम लेंगी फिर अगर 4600 ग्रेड पे दिया जाता है, लेवल 7 दिया जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया कि इनको 4600 ग्रेड पे दिया जाए या फिर लेवल 7 इनको दिया जाए, वो इस वजह से रिस्क के आधार पे, रिस्क फैक्टर जो है, अब मिलिट्री सर्विस पे जो है वो रिस्क के आधार पे काम करती है, तो एमएनएस का उसमें कोई रोल नहीं है रिस्क का। तो इस वजह से ओआर जेसीओस को मिलिट्री सर्विस पे एमएनएस से ज्यादा मिलना चाहिए। अब सरकार इनको ऑफिसर रैंक मान रही है, इस वजह से इनकी मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा कर रखी है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम मिलिट्री सर्विस पे का मतलब देखें तो वहां पे रिस्क फैक्टर आता है, जोखिम आता है। तो दोस्तों एमएसपी एक जोखिम भत्ता है, तो इस वजह से सरकार को क्या करना चाहिए, जो एमएनएस को ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दे रखी है, इसका फायदा ओआर जेसीओस को ज्यादा मिलना चाहिए रिस्क फैक्टर के आधार पे। हालांकि इनको अधिकारी माना है एमएनएस को, ये सरकार कहती है कि ये अधिकारी रैंक है, इसलिए इनका लेवल 10 है। तो लेवल 10 के हिसाब से इनकी मिलिट्री सर्विस पे यहां पे ज्यादा कर रखी है, 10,400 या फिर 10,800 कर रखी है। हालांकि दोस्तों अगर इनका लेवल 10 देखें तो इनकी मिलिट्री सर्विस से 15,500 होनी चाहिए, जितनी की ऑनरी लेफ्टिनेंट की है। तो ये तो इनको नहीं दे रखी, 15,500 तो नहीं दे रखी,
सिर्फ 10,400 10,800 तक दे रखी है। लेकिन रिस्क फैक्टर यहां पे एमएनएस का नहीं है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नहीं है। तो इसलिए जो ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे का फायदा है वो यहां पे ओआरजेसीएस को मिलना चाहिए एज पर रिस्क फैक्टर। तो दोस्तों एक चीज मैंने आपको समझाई यहां पे कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो ग्रेड पे होना चाहिए, अगर हम रिस्क को देखें तो दोस्तों उसके आधार पे 4600 होना चाहिए लेवल 7 में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको लेवल 10 दे रखा है, एक अधिकारी बना रखा है। इस वजह से इनकी सारी चीजें ज्यादा हो गई। एक अधिकारी की पोस्ट दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, भारत सरकार ने। तो दोस्तों सरकार का ऐसा कहना है मिलिट्री नर्सिंग के बारे में। चलते अगली जानकारी की तरफ। सरकारी पेपर में खुशखबरी बांटी जा रही है, डीए 55% पर खुशियां मनाई जा रही है। दोस्तों साइड में मैं आपको एक अखबार दिखा रहा हूं जिसमें खुशखबरी दिखाई जा रही है कि आगे चलकर सरकार डीए 55% घोषित करेगी, ऐसी इनको संभावनाएं लग रही हैं। दोस्तों अब इसमें खुशखबरी कैसी? क्या सिर्फ 2% की बढ़ोतरी से सिर्फ संतुष्ट होना अच्छी बात है? इस महंगाई के जमाने में मुझे तो नहीं लगता। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है लेकिन बढ़ोतरी हो रही है सिर्फ 2% की। अब दोस्तों पेंशन पे आपको कितना फायदा मिलेगा? अगर 55% आपको डीए मिलता है, 55% ही मिलेगा आंकड़ों के आधार पे। अगर मिलता है तो दोस्तों आपकी पेंशन में कितना इजाफा होगा? 400 रुपए का या 500 रुपए का या फिर 600 रुपए का। और अगर इसका एरियर देख ले 2 से 3 महीने का, मैंने 3 महीने का निकाला है, तो लगभग 1215 रुपए, 1316 रुपए, 1400 रुपए, 1600 रुपए या फिर 1800 रुपए तक, इतना ही आपका एरियर बनेगा 3 महीने का। लेकिन दोस्तों खुशखबरियां बांटना क्या सही है? क्या सही है? अगर आप आंकड़े देखें महंगाई के आंकड़े देख लीजिए, उसके आधार पे आपका डीए ज्यादा बढ़ना चाहिए और सरकार सिर्फ 2% बढ़ाती है। तो दोस्तों इस तरीके की जो खुशखबरियां हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइए, क्या सिर्फ 2% बढ़ोतरी पे आपको मिठाइयां बांटनी चाहिए, बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए? दोस्तों ऐसा नहीं है। खाते में पैसा आता है, खुशखबरी हमें भी लगती है, भले वो 500 रुपए आए, 1000 रुपए आए, खुशी होती है। लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतनी खुशी रिसीव नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से हमारा डीए ज्यादा होना चाहिए। तो अगर डीए 3 से 4% तक बढ़ोतरी होती तब इंटरनली थोड़ी बहुत खुशी होती कि हाँ भैया सरकार ने महंगाई को देखते हुए डीए की घोषणा करी है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी मेरे को तो नहीं है, मेरे को ज्यादा खुशी नहीं है। 2% मिल रहा है महंगाई को देखते हुए, इसमें मिठाइयां बांट देना ये तो अच्छी बात नहीं लगती मुझे। बाकी आप नीचे कमेंट करेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। एचआर ब्रेकिंग न्यूज की खबर 18 महीने के डीए एरियर पे। दोस्तों एक अखबार है, सोशल मीडिया है, जिसका नाम है एचआर ब्रेकिंग न्यूज। इन्होंने खबर दी है 18 महीने के डीए एरियर पे। क्या दी है? इन्होंने बताया कि 1.15 करोड़ कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बकाया मिलेगा, एरियर मिलेगा, वो भी 3 किस्तों में 18 महीने का। दोस्तों जितनी भी ऐसी खबरें आती हैं ये सब के सब फेक खबरें रहती हैं, इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। 3 किस्तों में एरियर दिया जाएगा ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में साफ मना किया है कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो रिलीज नहीं किया जा सकता, ये पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। लेकिन दोस्तों तब भी मीडिया में ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं कि 3 किस्तों में मिलेगा, 4 किस्तों में मिलेगा, 5 किस्तों में मिलेगा, कल ही मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, हर एक महीने मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें नहीं दिखानी चाहिए। जो एक्चुअल है वो बताएं, जो एक्चुअल है वो बताया जाए। जैसा कि मैंने परसों वाले वीडियो में आपको बताया था कि सरकार ने क्या जवाब दिया है। मिलना चाहिए, देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार यहां पे साफ मना कर रही है। लेकिन मिलना चाहिए वो बात अलग है, मिल गया वो बात अलग है, वो तो सरासर झूठ साबित हुआ। अगर ये लिखते कि मिलना चाहिए तो इससे हमें खुशी होती। अब ये लिख रहे हैं कि 3 किस्तों में मिलेगा, इसका मतलब है कि पुष्टि हो गई है, मिलेगा। तो सरासर ऐसी खबरों पर रोक लगनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये भ्रमित करती हैं पेंशनर को, सरकारी कर्मचारियों को। जो चीज सरकार ने मना कर दी है और एक तरफ आप बता रहे हो कि मिलेगा, ये गलत है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी खबरों पर रोक लगनी चाहिए। चलते अगली जानकारी की तरफ।
अगर सरकार एएफटी के निर्णय को चैलेंज करती है तो पेंशनर्स से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। जी हाँ दोस्तों, ये खुद एएफटी के वकील कहते हैं। अब जैसे दोस्तों कई पेंशनर हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए एएफटी जाते हैं, नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एएफटी जाते हैं, कोई ऑप्शन फिक्सेशन कराना है उसके लिए वो एएफटी जाते हैं, यानी कोई भी समस्या लग रही है तो वो एएफटी जाते हैं। बाद में एएफटी पेंशनर के हक में फैसला सुना देता है, लेकिन तब भी पेंशनर्स को पेमेंट नहीं होता। कई बार एएफटी के जजमेंट सरकार नहीं मानती, सरकार हाई कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब दोस्तों अगर ऐसा है, एएफटी के वकील कहते हैं कि अगर जजमेंट आपके फेवर में हो रखा है, अगर पेमेंट नहीं हुआ और सरकार एएफटी के खिलाफ जा रही है, एएफटी के जजमेंट के खिलाफ, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आपकी हेल्प करेगी, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन का मामला या फिर ऑर्डिनरी नैब सूबेदार को रेगुलर नैब सूबेदार पेंशन दिलवाने का मामला, चाहे कोई सा भी मामला हो। अगर एक बार जजमेंट आपके फेवर में हो गया और सरकार उसे नहीं मान रही तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ लगाएगी, जुर्माना लगाएगी और जो आपका पेमेंट नहीं हुआ उसे दिलवाएगी। तो सरकार को सिर्फ एक ही कोर्ट लताड़ लगा सकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों खुद एएफटी के वकील कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर सरकार एएफटी के जजमेंट को नहीं मान रही या फिर एएफटी के जजमेंट को चैलेंज कर रही है। तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी मैटर हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आपके विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। जानकारी आपको पसंद आती है तो आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।